हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है? समथिंग सीरियस या फिर समथिंग दैट टेकन अ सीरियस फॉर्म इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि छोटे समय में जो एक सीरियस कंडीशन का रूप ले ले। ठीक है, फिर रीनल क्या होता है? रीनल मतलब होता है किडनी, और फेलियर का मतलब हम समझते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो एक कंडीशन है जिसमें किडनी जो हमारी होती है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर आउट करना और उसमें से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाल देना यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी क्या हो रही है? अनेबल हो जा रही है फिल्टर करने में वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो उसका मेन फंक्शन है उसको ही वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो आगे हम देखेंगे। जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो रैपिडली डेवलप होता है ओवर अ फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज। इंसिडेंट रेट की बात कर लेते हैं तो 3 to 10% होता है। ऑल द एडमिशन, जितने भी NICU में हमारे नियोनेटल इंट्रेंसिक केयर यूनिट में हमारे जितने भी एडमिशन होते हैं उसका 3 to 10% जो होता है वो ARF का ही केस होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेफिनीशन की। तो देखो, डेफिनेशन को हम AKI, सबसे पहले तो ARF को हम लोग AKI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक सडन डिक्रीज है किडनी के फंक्शन में जो कि विद इन 7 days डेवलप हुआ है, क्योंकि एक्यूट है तो विद इन 7 days शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप हुआ है। ठीक है, ये कैसे शो कर सकता है कि यूरिन में या फिर ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ जाना या फिर यूरिन आउटपुट का डिक्रीज कर जाना, या दोनों का एक साथ होना। ठीक है, यानी कि इसका मेन सिम्टम क्या है? सीरम क्रिएटिनिन का इंक्रीज और डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ARF जो है वो क्या है? किडनी फेलियर कैसे होता है कि किडनी जो होती है वो इनअप्रोप्रिएट फंक्शन करने लगती है या फिर उसकी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो आप ये देखो, 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती देखेंगे हम। एक तो पहला होता है प्री रीनल। ठीक है, प्री रीनल में क्या होता है? जो ब्लड फ्लो होता है किडनी का, ठीक है, वो जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास में भी देखा था, आपको याद हो तो। ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, एक मिनट देखो, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, ये हमारा टिब्यूल वाला पार्ट, और यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल और यहाँ से कैपिलरी, ये क्या ग्लोमेरुलस बना रहे हैं। ठीक, और यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ना, इसी से एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आता है, तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू हमारा जितना भी वेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो निकल के इधर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो ही डिक्रीज़ कर गया, यानी कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन का ब्लड फ्लो था वही डिक्रीज़ कर गया है। तो अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करेगा तो अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो का डिक्रीज़ कर जाना ही हम क्या कहते हैं? उसको हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो होता है वो क्या होता है? इंट्रेंसिक या फिर इंट्रारीनल फेलियर। इसमें क्या होता है? डैमेज हो जाता है किडनी में ही। ठीक है, जैसे कि उसका ग्लोमेरुलस, टिब्यूलर पार्ट या इंटरस्टिशियल सेल्स में कोई डैमेज की वजह से भी किडनी कभी कभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, यानी कि इनअप्रोप्रिएट फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो उसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक या इंट्रारीनल फेलियर। इसमें मेनली टिब्यूल्स में प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ होती है। पोस्ट रीनल फेलियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लॉकेज इन किडनी अगर हो गया है, ब्लॉकेज इन यूरिन फ्लो, सॉरी। ठीक है, पोस्ट रीनल फेलियर में क्या होता है? यूरिन फ्लो के वे में, यूरिन फ्लो के रास्ते में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई ऑब्स्टिकल है या फिर कोई ब्लॉकेज हो गया। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन मेनली क्या होगा? यूरेटर वाले पार्ट में, ब्लैडर वाले पार्ट में या यूरेथ्रा वाले पार्ट में। ठीक है, अब हम बात इटियोलॉजी या कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्री रीनल को देखते हैं कि प्री रीनल किडनी फेलियर के क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हाइपोवोलेमिया, यानी कि बॉडी फ्लूइड का कम हो जाना। ये किन किन वजहों से हो सकता है? तो एक तो हेमरेज की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन है इंसान को, या फिर एक्सेसिव लॉस हो गया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फ्लूइड्स का, या फिर एक्सेसिव लॉस हुआ है फ्लूइड का ड्यू टू बर्न या इंजरी। ठीक,
सेप्सिस यानी कि कोई इन्फेक्शन जिसमें कि इनप्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, उसकी वजह से भी हमारा हाइपोवोलेमिक कंडीशन कॉज होता है और उसकी वजह से हमारा प्री रीनल किडनी फेलियर देखने के लिए मिल सकता है। स्पेस फ्लूइड लॉस ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होता है तो प्रोटोन्यूरिया होती है, प्रोटोन्यूरिया होती है तो एल्ब्यूमिन का अमाउंट डिक्रीज कर जाता है, जिससे कि जो ब्लड में फ्लूइड होता है वो टिश्यूज या सेल्स में डिपॉजिट होने लगता है, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से एडिमा कॉज हो रहा है। अब जब ब्लड का फ्लूइड जो होगा वो इंटरस्टिशियल सेल्स में डिपॉजिट होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लूइड का डिक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से फिर से हमारा क्या हो पाएगा? रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मेनली प्री रीनल हमारे इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज कर रहा था। फिर सेकेंड कॉज हो सकता है डिक्रीज वास्कुलर फीलिंग, यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब क्या है? जैसे कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई और बॉडी इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर गई, तो उसकी वजह से जो शॉक होता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक यानी कि कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से कोई शॉक, तो उसमें भी किडनी हमारी क्या कर सकती है? इनअप्रोप्रिएट फंक्शन कर सकती है। हार्ट फेलियर हो गया या कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, तो इसकी वजह से भी ब्लड फ्लो जो होगा किडनी में वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। रीनल परफ्यूजन यानी कि फिर से वही बात है कि किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज कर गया है किसी वेसो एक्टिव मेडिएटर की वजह से। वेसो एक्टिव मेडिएटर का क्या मतलब है? देखो, जब भी कोई सेप्टिक कंडीशन होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो कुछ हमारे एंटीबॉडीज मतलब कुछ जो होते हैं सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं प्रोटेक्ट करने को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? वेसो एक्टिव मेडिएटर। तो उसकी वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से, या फिर कोई डायग्नोस्टिक एजेंट लिया हो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। फिर पेरीनेटल एस्फेक्सिया, इसका क्या मतलब होता है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो या गैस एक्सचेंज फ्रॉम द फीटस। ठीक है, यानी कि जब फीटस वोम में था या फिर वोम के बाहर, यानी कि इसमें होता है बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग। ठीक है, तीनों कंडीशन में अगर लैक ऑफ ब्लड फ्लो हुआ है या गैसेज एक्सचेंज हुआ है तो भी बच्चे की किडनी में क्या होगा? आपका डिक्रीज कर जाएगा ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या ये शायद दिखाई नहीं दिया था, तो पेरीनेटल एस्फेक्सिया आप देख सकते हैं, यही चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, अब देखो आप इंट्रिंसिक या इंट्रारीनल, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसकी क्या क्या देखिए, इंट्रिंसिक या इंट्रारीनल में क्या था हमारा? मेनली क्या हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा है? इंट्रिंसिक या इंट्रारीनल हमारा हो रहा था किडनी के पार्ट्स में कोई डैमेज हो गया है। ठीक है, तो मेनली टिब्यूलर वाले पार्ट में डैमेज हम लोगों ने देखा था कि मेन कॉमन कॉज क्या होता है? टिब्यूल पार्ट में डैमेज हो जाता है या फिर टिब्यूलर नेक्रोसिस होने लगती है। तो सबसे पहला क्या है? एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस, यानी कि टिब्यूल वाला पार्ट में कोई डैमेज हुआ है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया, यानी कि क्या हुआ है? रीनल प्रोफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर गया है। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर गया है, सब्सिक्वेंट रेड्यूस हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ठीक है, इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग रीनल इस्कीमिया की वजह से भी ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि कोई ऐसी ड्रग ली है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, जो कि कहीं ना कहीं नेफ्रॉन वाले पार्ट को नुकसान पहुंचा रही है, हैवी मेटल का एक्सपोजर हुआ है या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, किडनी को, तो उसकी वजह से भी उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, टिब्यूल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिससे कि हीमोग्लोबिन्यूरिया हुआ है, मायोग्लोबिन्यूरिया हुआ है, या माइलोमा लाइट चेन या यूरिक एसिड कास्ट बन गए हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? किडनी डैमेज हो सकती है। और जो हमारा इंट्रारीनल किडनी फेलियर है वो किडनी में ही इंजरी की वजह से हो रहा है। अब आप ये देखो, नेक्स्ट क्या है? एक्यूट रीनल डिजीज सच एज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जो ये ब्लड एलर्जी हमारी होती है, ठीक है, ब्लड में कोई क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, और वो क्या करेगा? जो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है मेनली ये इफेक्ट करता है, मैं थोड़ा सा ठीक से बता देती हूँ। जो ये सिंड्रोम होता है ये इफेक्ट करता है किडनी को, प्लस ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन को।
फंक्शन को, यानी कि जो भी लोग या फिर जो भी बच्चे हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम से पीड़ित होंगे वो कहीं ना कहीं ये सिंड्रोम इफेक्ट करेगा हमारी किडनी को एज वेल एज ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन को। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें भी किडनी डैमेज के चांसेस हैं, तो इसलिए हमें इंट्रारीनल किडनी फेलियर देखने के लिए मिलेगा बच्चे के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट रीनल किडनी फेलियर के बारे में। ठीक है, तो इसका क्या कॉज हो सकता है? बाइलेटरल यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ये मेनली पोस्ट रीनल हमारा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, यानी कि यूरिन के वे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे हमने देखा यूरेट्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या कह रहा है? बाइलेटरल यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि दोनों किडनी का जो यूरेटर है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई रुकावट आ गई है। ठीक है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लैडर का जो आउटलेट है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, यानी कि लैक ऑफ कंट्रोल हो गया है ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, किसी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या नर्व प्रॉब्लम की वजह से। विल्म्स ट्यूमर, यानी कि पेडियाट्रिक रीनल कैंसर बन गया है किसी वे ऑफ यूरिन में, जैसे कि यूरेटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या फिर यूरेथ्रा में भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल एनॉमली, जैसे कि कोई स्टोन वगैरह प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जा सकता है किडनी के अंदर। वो क्या लीड करेगा? पोस्ट रीनल किडनी फेलियर को लीड करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। तो आप देखो बहुत इजी है, कोई इतना वो नहीं है। तो आप ये देखो क्या है, ड्यू टू प्री रीनल, इंट्रानीनल एंड पोस्ट रीनल कॉजेज, यानी कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर हमने अलग अलग तीनों के देखे। इससे क्या होगा? हाइपो परफ्यूजन होगा किडनी में। ठीक है, अगर प्री रीनल हुआ है तो उसमें क्या होता है? हाइपो परफ्यूजन होता है, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो किडनी का जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, जिससे कि किडनी फंक्शन में अल्ट्रेशन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड तो किडनी को भी चाहिए, ऑक्सीजन तो किडनी को भी चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब वो उतना यूरिन आउटपुट नहीं दे पाएगी जितना वो नॉर्मली दे रही थी किडनी हमारी। ठीक है, अब फ्लूइड का रिटेंशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया है तो फ्लूइड का रिटेंशन भी होगा कहीं ना कहीं, एंड यूरिनरी सेडिमेंट्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, सीरम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा क्या, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया था। ठीक है, रीनल सब्सटेंसेस में सीरम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या लीड करेगा? अल्टीमेटली ये किडनी डैमेज को लीड करेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो ऑलिगोयूरिया देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्यों? क्योंकि जीएफआर भी डिक्रीज कर रहा है। फिर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिल रहा था तो इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमें ड्राई देखने के लिए मिलेगी। पर प्लस पुअर स्किन टर्गार, यानी कि स्किन का जो टर्गार होगा वो भी पुअर देखने के लिए मिलेगा। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, जीएफआर डिक्रीज कर गया है। एनीमिया देखने के लिए मिल रहा है, प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलेगी, हाइपर कैलीमिया देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कैल्शियम जो पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। फटीग होगी इंसान को। ठीक है, वीकनेस होगा एक्सट्रीमिटीज़ में, हाइपो एक्टिव होगा इंसान, या फिर एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये टेंडन रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट होंगे कभी कभी। इलियस या टिंगलिंग सेंसेशन देखने के लिए मिलेगा, माउथ में बच्चे के, टंग में या एक्सट्रीमिटीज़ में भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर एनोरेक्सिया देखने के लिए मिल सकती है हमें, नोजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स दिखेंगे और जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे? साइन एंड सिम्टम्स थे एकेआई के। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी के। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन हम सबसे पहले करते हैं। यूरिनालिसिस में आरबीसी, कास्ट एंड प्रोटीन्स को देखेंगे, ट्यूबुलर सेल्स को की एनालिसिस करेंगे, फिर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड केराटिनिन को देखेंगे। ठीक है, इनका जो लेवल होगा वो एलिवेटेड आएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, NA इनका लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। USG कराएंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। देखो, डिहाइड्रेशन हुआ है तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि उसको मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है, तो उसके लिए हम 20 to 30 ml पर kg के अकॉर्डिंग NS कर चला सकते हैं, या फिर RL चला सकते हैं ओवर 45 to 60 मिनट अगर डिहाइड्रेशन है तो। हैमरेज हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोसेमाइड IV देंगे 1 mg पर kg, ताकि प्रमोट करने के रीनल ब्लड फ्लो को, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन का केस देखने के लिए मिल रहा है तो हमको रीनल ब्लड फ्लो को प्रमोट करना है।
ये क्या करेगा, रीनो प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करेगा और ये अर्ली स्टेज ऑफ ARF में हम दे सकते हैं, यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर के अर्ली स्टेज में हम फ्रूसेमाइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी कि क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो जितना यूरिन आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखते हैं एक लिमिट तक, ठीक है, बिल्कुल बंधन नहीं करेंगे, एक लिमिट होती है, यानी कि उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलोरिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मिनिमम 25% कैलोरी तो देना ही है पर डे, ठीक है, जिससे कि रिड्यूस करेंगे हम इसको कैटाबॉलिज्म ऑफ ARF को 1 to 1.2% पर ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन देना है अगर इन्फेंट है तो, 0.8 to 1.2 ग्राम ऑफ पर केजी ओल्डर चिल्ड्रन को देना हमें। हाइपर कैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया का केस है अगर, यानी कि जो पोटेशियम लेवल अगर बढ़ गया है और सोडियम लेवल अगर कम हुआ है, ठीक है, इस केस में ऐसे ही होता है, तो इन्फ्यूज़न करेंगे 0. मैंने पीछे भी हाइपोनेट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता है इस कंडीशन में, हाइपोनेट्रीमिया होता है, ठीक है। पोटेशियम का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा पर सोडियम का लेवल कम होता है इस केस में, तो इन्फ्यूज़न करेंगे हम 0.5 ml पर केजी ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का, IV क्रिस्टलाइन इंसुलिन देंगे। हाइपरटेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे सकते हैं और नाइफेडेपाइन दे सकते हैं, ठीक है। फिर सीजर्स आ रहे हैं तो उसके लिए IV डायजेपाम देंगे, एंटी कन्वल्सेंट होता है 0.1 mg पर केजी वेट से। और लास्टली हम किडनी फेलियर के चांसेस में हम केस में क्या करते हैं, हम डायलिसिस के लिए जा सकते हैं। तो होप्स हो कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई चीज़ अगर मिसिंग आउट है या फिर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं समझाया है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।